नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जयेश भाई जोरदार। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि आपके आसपास रहने वाले लोगों का जो नेचर है वो किस प्रकार का है। आप जान चुके होंगे कि मेरा नेचर कैसा है। तो इसी तरह हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसका नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं मनोविज्ञान की प्रकृति। दोस्तों, मनोविज्ञान की प्रकृति के अंदर पहला पॉइंट है इसकी प्रकृति वैज्ञानिक होती है। ठीक है। उसके बाद उसका दूसरा पॉइंट है इसका मुख्य कार्य मानव व्यवहार के अध्ययन करने से है। हमारा बिहेवियर कैसा है ये इसका मुख्य कार्य है मनोविज्ञान का। तीसरा पॉइंट है यह एक विधायक विज्ञान है, यानी कि एक सकारात्मक मनोविज्ञान है। इसकी प्रकृति कैसी है? सकारात्मक होती है। ऐसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम के अंदर। चौथा पॉइंट है इसके नियम व सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। पर्टिकुलर किसी व्यक्तिगत इसके नियम नहीं होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। पूरी दुनिया में जो रिसर्च किए जाते हैं वो पूरी दुनिया में अप्लाई होते हैं और सार्वभौमिक होते हैं। ये चौथा पॉइंट है। इसमें मानव व्यवहार की भविष्यवाणी की जा सकती है, यानी कि मैं अगले 2-3 मिनट में या मैं जब वीडियो को समाप्त करूंगा तो मेरा व्यवहार कैसा रहेगा वो आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। यानी कि पॉइंट क्लियर होता है कि हमारा इसमें मानव व्यवहार की भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है। छठा पॉइंट है इसमें भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का अध्ययन किया जा सकता है, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का हम अध्ययन कर सकते हैं। सातवां पॉइंट है मनोविज्ञान का अध्ययन केंद्र मानव व्यवहार माना जाता है। इसका मुख्य जो अध्ययन मेन पॉइंट है वो है मानव व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है। और आठवां पॉइंट है मनोविज्ञान में बालकों के ज्ञान, भाव और क्रियात्मक पन्नों का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, अब हमने मनोविज्ञान की प्रकृति तो पढ़ ली है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि हमें पढ़ने जरूरी है परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे कौन से महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ध्यान रखना हमें जरूरी है। मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो हमने पढ़ा अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। उसके बाद प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो विलियम वुंड को, क्योंकि इन्होंने 1879 में जर्मनी के लिप्जिग शहर में कॉर्नमार्क विश्वविद्यालय के अंतर्गत इन्होंने ये प्रयोगशाला खोली थी। तो इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको? विलियम वुंड को। फिर व्यवहारवाद का जनक किसे कहते हैं? तो वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। ये मनोवैज्ञानिक हैं जो भी मैं नाम बोल रहा हूँ। उसके बाद है बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो पेस्टोलॉजी और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक को कहा जाता है। और भारत में सर्वप्रथम मनोविज्ञान विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1916 में। और कहाँ? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। ठीक है। उसके बाद भारतीय मनोविज्ञान संगठन की स्थापना 1924 में की गई थी। और भारत में नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना कब की गई? 1989 में। और कहाँ? कलकत्ता के अंदर। और व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम मैकडूगल द्वारा किया। नमस्कार दोस्तों, अब तक हमने मनोविज्ञान की प्रकृति पढ़ी और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े। अब हम पढ़ेंगे कि शिक्षा में मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है। और चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। एक बालक को सिखाने से पहले उस बालक को समझना जरूरी होता है और इसमें शिक्षा मनोविज्ञान योगदान देता है। तो पहला जो पॉइंट है वो है एक बालक को सिखाने से पहले उस बालक को समझना जरूरी होता है और उसमें शिक्षा मनोविज्ञान हेल्प करता है। दूसरा पॉइंट है बालकों को सिखाने के लिए उत्तम शिक्षण विधि की व्यवस्था शिक्षा मनोविज्ञान से ही होती है। तीसरा पॉइंट है शिक्षक शिक्षार्थी के संबंधों को समझने में, यानी कि एक बालक और टीचर के बीच रिलेशनशिप ऐसी होनी चाहिए कि वो जो समझाने जा रहे हैं वो अच्छे से समझे और जो भी क्लास में वो टॉपिक प्रस्तुत करना चाहते हैं वो बालक आसानी से समझ जाएं। बालक की बुद्धि लब्धि को पहचानने में शिक्षा मनोविज्ञान हेल्प करता है और बालकों के लिए पाठ्यक्रम एवं विषय वस्तु का निर्माण करने में मनोविज्ञान हेल्प करता है। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा बालकों के आत्म संप्रत्यय विकास और सकारात्मक मनोवृत्ति एवं रुचि को प्रदान करने में मनोविज्ञान की
महत्वपूर्ण भूमिका है। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत हम 6 पॉइंट पढ़ चुके थे। अब 7वां पॉइंट है, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा एक शिक्षक बालकों की उपलब्धि को जान सकता है कि बालक ने कितना सीखा। उसके बाद एवं विशेष रूप से बालकों की कमजोरी का पता लगाकर उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा पुनः उस सीमा तक सिखा सकता है जहां तक बालक का सीखना आवश्यक है। अगर बालक किसी पॉइंट में या किसी बिंदु में कमज़ोर है तो उसे उस कमज़ोरी का पता लगाकर उसे पुनः शिक्षण करवाया जा सकता है और बालक को सिखाया जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से बालक के व्यक्तित्व विकास में योगदान मिलता है और विभिन्न प्रकार के नवाचारों का उपयोग करते हुए बालकों की निष्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के नवाचार यानी कि मार्केट में जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसका उपयोग करके हम बालक के परफॉर्मेंस को हम किस तरह और अपग्रेड कर सकते हैं, उसी के बारे में ये पॉइंट में बताया गया है। अगला पॉइंट है, शिक्षा मनोविज्ञान से ही बालकों को अभिप्रेरित किया जा सकता है। दोस्तों, मोटिवेशन ज़रूरी है। आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप मोटिवेट नहीं हैं तो आप पढ़ाई को कंटिन्यूसली निरंतर जारी नहीं रख सकते हैं और इसलिए मोटिवेशन ज़रूरी है हर जगह। मूल्यांकन के माध्यम से बालकों के संदर्भ में निर्णय लेने में। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स। अपने माता पिता को परेशान ना करें, उनकी सहायता करें। आप चाहे किसान हो, बिजनेसमैन हो या किसी भी तरह के आप फैमिली में रहते हो, लेकिन पेरेंट्स को हेल्प करें, उनको खुशी दें,